नमस्कार दोस्तों। आज यानी 30 दिसंबर 2016 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रंट पेज पे कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आंध्र प्रदेश का जो पहला डिजिटल विलेज घोषित हुआ है उसका नाम है मोरी। तो यूपीएससी पहले डिजिटल विलेज के बारे में पूछेगी, आंध्र प्रदेश के पहले डिजिटल विलेज के बारे में पूछेगी, इसकी संभावना तो ना के बराबर है। लेकिन हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला डिजिटल विलेज कौन सा है। जब भी देखिए यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछती है कि पहला इंडिया का ऐसा कौन सा विलेज है जिसमें पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन को यूज किया गया है, इस तरह से हमें पता होना चाहिए। तो आपको इसका आंसर देना है कि पहला ओपन डेफिकेशन विलेज कौन सा है और पहला डिजिटल विलेज कौन सा है। दो आंसर आपको देने हैं इसके। यहाँ पे ये न्यूज़ है। अगर ये गुजरात का है डिजिटल विलेज तो गुजरात के अंदर जो विलेज है उसका नाम क्या है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आर्बिट्रेशन का। इस पेज पे देखिए यहाँ पर, और इससे पहले आर्बिट्रेशन से पहले इसका भी थोड़ी सी न्यूज़ है। जो इसके हेड हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, यहाँ पे देखिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, इनको अपॉइंट किया गया है। और मिस्टर लांबा जो नेवल जो सर्विसेज है इनके चीफ हैं, उनको अपॉइंट किया गया है सर्विसेज के आधार पर। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं होती क्या है ये। देखिए जो ये इनका काम क्या होता है, ये जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है ये एडवाइस करती है डिफेंस मिनिस्टर को। कंपोजिशन क्या है, कौन कौन इसके अंदर में आते हैं। तीनों सर्विसेज के चीफ जैसे कि एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ, तीनों जो चीफ हैं हमारे आर्म फोर्सेज के, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और जो हमारे देखिए चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, अगर ये हैं तो अगर इनका पद है, मतलब सरकार ने अपॉइंटमेंट कर रखी है इस पद पर, तो ये भी होते हैं। और पांचवें नंबर पर देखिए अगर साइंटिफिक एडवाइजर जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, अगर इनको इनवाइट किया जाए तो ये भी इस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में शामिल होते हैं। तो अब इनका हेड कौन होता है। देखिए जो तीन सर्विसेज होती हैं यहाँ पे, ये आर्मी है, ये नेवल चीफ है, ये एयरफोर्स है। इन तीनों चीफ में से जिसकी सीनियरिटी सबसे ज़्यादा होती है वो ऑटोमेटिक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पद पर कायम हो जाते हैं, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कौन होता है, किस बेस पर इनको अपॉइंट किया जाता है, तो याद रखिएगा तीनों सर्विसेज में जो सबसे सीनियर होते हैं उनको ऑटोमेटिक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पद पर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब एक और न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है। आर्बिट्रेशन होता क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन देखिए एक तरह का ये एडीआर फॉर्म है, एडीआर मैकेनिज्म है। एडीआर मैकेनिज्म क्या होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन होता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कोई केस को सुलझाने के लिए जो भी पार्टीज होती है वो कोर्ट ना जाकर कोर्ट से बाहर मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट, द पार्टीज टू ए डिस्प्यूट रेफर टू द आर्बिट्रेशन। जो लोग देखिए कोर्ट से बाहर अपने जो इशू को सुलझाना चाहते हैं तो वो आर्बिट्रेशन की तरफ जाते हैं। और ये आर्बिट्रेशन हब होता है, वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है। और बाद में देखिए उनको जो आर्बिट्रेटर का जो फैसला होता है उसको मानना पड़ता है। आपने देखा, आपको याद होगा, हमने 3-4 पहले ऑलमोस्ट एक वीक पहले एक न्यूज़ डिस्कस करी थी कि जो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है बेंगलोर की, वो क्या करेगी, अब जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से जो इश्यूज आते हैं कस्टमर्स को, उनको सुलझाने के लिए आर्बिट्रेटर है उसको अपॉइंट करेगी जब भी जरूरत करेगी, जब भी कस्टमर्स कहेंगे कि हमें एक आर्बिट्रेटर की जरूरत है। इस तरह की बात है। यहाँ पे देखिए अब सरकार ने जो अब क्या किया है, ये तो हमने देखा कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। अब सरकार ने देखिए इंडिया को एक आर्बिट्रेशन का जो हब है उसको बनाने के लिए एक बीएन श्री कृष्णा पैनल को अपॉइंट किया। तो ये तो नाम, पहले तो आप नाम याद रखिए, बीएन श्री कृष्णा पैनल। अब देखिए थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, हमारी कंपनीज बाहर जाती हैं। देखिए अब जैसे हमारी कोई कंपनी है, टाटा मान लीजिए, टाटा बाहर जाती है। टाटा और वोडाफोन का इशू था, टाटा और वोडाफोन नहीं, टाटा और जो था डोकोमो, टाटा और डोकोमो का इशू था। ये एक जॉइंट वेंचर था, लेकिन थोड़े टाइम पहले इन दोनों ने अलग अलग होने की घोषणा करी। टाटा ने कहा हम अलग से बिजनेस करेंगे, डोकोमो ने कहा हम अलग से करेंगे। तो इनका जॉइंट वेंचर था वो अलग अलग हो गया। तो किसी इशू को लेकर इनका विवाद हो गया। तो टाटा और डोकोमो ने सोचा कि देखिए कोर्ट में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आर्बिट्रेशन के तहत मामला सुलझाते हैं। तो एक आर्बिट्रेशन के तहत इन्होंने मामला सुलझाने की कोशिश करी, जिसमें कहा गया आर्बिट्रेटर ने जो अपना वर्डिक्ट दिया उसके अंदर टाटा को बहुत सारे पैसे देने पड़े, डोकोमो को पता नहीं अभी दिए हैं कि नहीं दिए हैं, लेकिन इस तरह का इशू था। अब जो हमारी गवर्नमेंट में इस तरह की जो कई सेक्शंस ऐसे हैं, या फिर सिविल सोसाइटी में कई सेक्शंस ऐसे हैं कि जो बाहर के आर्बिट्रेटर होते हैं जैसे कि सिंगापुर और हांगकांग, इन यहाँ के आर्बिट्रेटर होते हैं, ये हमारी कंपनीज के प्रति एक तरह से एडवर्स रवैया अपनाते हैं। तो हमें जरूरत है कि हमारे देश के अंदर में भी एक इंटरनेशनल लेवल के आर्बिट्रेटर होने चाहिए। और हमारा जो देश है, जैसे कि एक गिफ्ट सिटी है, पहली स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई है गिफ्ट सिटी, जिसका नाम है गुजरात के अंदर में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि गिफ्ट सिटी जो है गुजरात के अंदर में, यहाँ भी हम बनाएंगे एक जबरदस्त जो आर्बिट्रेशन हब है, ताकि बाहर की कंपनीज और इवन हमारी कंपनीज को भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोर्ट से बाहर वो मामला सुलझाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी एक इंटरनेशनल लेवल के आर्बिट्रेटर होने चाहिए, आर्बिट्रेशन हब होना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, वो मेंस के लिए है, कोई खास है नहीं। यहाँ पे देखिए
नवाज शरीफ और यहाँ के पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वहाँ के कुछ सेक्शंस की तरफ से आवाज़ उठाई है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इस तरह से दोबारा से जो काफ़ी डिफरेंसेस हैं उसको सुलझाने की बात हुई है। कुछ खास नहीं, इस तरह की बातें डेली चलती रहती हैं। सीरिया में एक ट्रूस हुआ है। हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था कि 3 देश एक साथ आए हैं, ईरान, टर्की और रशिया। वैसे इस न्यूज़ में 2 ही देशों का नाम दे रखा है, रशिया और टर्की ने एक ट्रूस डील साइन करी है कि वहाँ पे हो रहे देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वहाँ पर उसको रोका जाए और काफ़ी लोगों की वो जाने जाइए। यानी देखिए सीरियन की फोर्सेज ने कहा है कि ठीक है हम सीज फायर के लिए तैयार है, और वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं जो टर्की के इन्फ्लुएंस है उन्होंने भी कहा है कि देखिए हम हथियार एक बार से मतलब थोड़ा रुकने के लिए तैयार है, हथियार वो नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक ट्रूस साइन हुआ है। तो कई बार ये पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वैसे तो देखिए ट्रूस पता नहीं लंबे टाइम तक चलेगा नहीं चलेगा, जब तक कि हमारा प्रीलिम होगा उसके बीच में तो काफ़ी सारी चीज़ें सीरिया में और भी हो जाएंगी, लेकिन अगर ये लंबे समय तक मेंटेन रहता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सीरिया में ट्रूस साइन हुआ है वो कौन कौन से देशों के बीच में साइन हुआ है। तो हमें याद रखना है रशिया और टर्की के बीच में साइन हुआ है। दूसरा देखिए एक यहाँ पे न्यूज़ है, वैसे तो ये यूके का इंटरनल मैटर है तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हम देख लेते हैं। यूके में ये 2016 का साल था, एक तरह से टर्मोइल भरा रहा। काफ़ी सारी चीज़ें यूके के अंदर में हुई इस साल से। जो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट हो गई, एक वाटर साइड मूवमेंट थी एक पूरे के, जिसकी जो देखिए जो रिपरकशंस हैं काफ़ी आने वाले सालों तक झेले जाएंगे और देखे जाएंगे इसके रिपरकशंस, जो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ है। और एक तरह से डिवाइड देखने को मिला यहाँ पे ओल्डर जनरेशन के बीच में और यंगर जनरेशन के बीच में भी। ओल्डर जनरेशन थी काफ़ी कंजर्वेटिव थी, वो कहते कि हमें अलग नहीं होना चाहिए यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन ने पूरे यूरोप में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है। लेकिन यंगर जनरेशन थे, उनका मानना ये था कि हमारी जॉब से हमें वंचित रखा जा रहा है, हमें जो सिक्योरिटी है वो भी खतरे में है, इसके कारण में जो हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, इस तरह की बातें थी। दूसरा यूके की देखिए इस जो इंटरनेशनल जो कद है, स्टेटस है, वो भी काफ़ी कम हुआ इसकी वजह से। और अब देखना ये बाकी है कि जो मे है, अभी इनकी प्राइम मिनिस्टर है यूके की, इन्होंने कहा कि अगले साल मार्च में हम जो फॉर्मल प्रोसेस है यूरोपियन यूनियन से अलग होने का वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद में भी एक तरह से जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है यूरोपियन यूनियन का, वो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा फ्रेजाइल होगा, कमज़ोर होगा। इस तरह की बातें हैं। और एक नीचे जो न्यूज़ है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये चाइना के इंटरनल के बारे में न्यूज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना और पाकिस्तान किस तरह से साथ आ रहे हैं, इंडिया के लिए किस तरह से खतरा है, ये काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे नीचे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकती है, देखिए रशिया और ईरान वो तालिबान के करीब आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरेस्ट के लिए खतरा है। क्योंकि देखिए हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो तो तालिबान जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वहाँ पे उनके साथ में है, अशरफ गनी या फिर हामिद करजई जो भी हों। लेकिन अगर रशिया और ईरान तालिबान के नज़दीक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी है, और यूएस के लिए भी खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे इंटरेस्ट तो यही है ना कि तालिबान में स्टेबिलिटी रहे और डेमोक्रेसी रहे। क्योंकि जब भी तालिबान आता है वहाँ अफगानिस्तान के अंदर में तो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। इवन पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान सत्ता में आए अफगानिस्तान के अंदर में। तो रशिया और ईरान इनको सपोर्ट करने लगे हैं, और कुछ सेक्शंस में तो ऐसी भी बातें आई हैं कि रशिया ने इनको हथियार भी दिए हैं। तो अगर रशिया इनको हथियार देने लगा तो देखिए वह दूर नहीं कि तालिबान अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग करेगा और वहाँ पर सत्ता कैप्चर करने में कुछ टाइम के बाद में बहुत पुरजोर कोशिश करेगा। तो यह तो अच्छी बात नहीं है डेफिनेटली। और उसके अलावा देखिए जो ईरान है 2001 से पहले, देखिए 2001 से पहले तो ईरान जो था तालिबान के विरुद्ध था। क्यों विरुद्ध था? क्योंकि देखिए जो ईरान है वो तो एक शिया कंट्री है और तालिबान जो है सुन्नी इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है। तो इसके लिए काफ़ी डिफरेंसेस थे ईरान और तालिबान के बीच में। अब ईरान भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर भी एक यू कंसिडर खतरनाक बात ही है ये। और आगे देखिए बिजनेस पे कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जो एक देखिए जो आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये पहली तो बात आप ये याद रखिए, प्रीलिम में पूछ सकते हैं कि जो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है, इस तरह की कुछ रिपोर्ट होती है, वो कौन जारी करता है और किस फ्रीक्वेंसी पर जारी किया जाता है। कि साल में एक साल में एक बार जारी किया जाता है या फिर एक साल में 2 बार जारी किया जाता है। इस तरह की बातें आपको याद रखनी है, प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये है स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका तो क्वेश्चन भी आया था 2016 में। तो आपको ये बताना है जो FSDC जो ये कमेटी होती है, काउंसिल होती है डेवलपमेंट काउंसिल, इसका हेड कौन होता है, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं। तो आप इस कमेटी के बारे में बताइए, काउंसिल के बारे में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये भी आप ही बताओगे। देखिए क्वेश्चन ये है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, ये क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो देखिए बताने को तो मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। आप लोग बताओगे, कमेंट में देखोगे कि किसने क्या आंसर दिया, तो काफ़ी सारे व्यूज़ आपको मिलेंगे और काफ़ी सारे आपके जो इस व्यूज़ के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी काफ़ी ज़्यादा।
और ये रिपोर्ट में कहा क्या है, रिपोर्ट में देखिए वही बातें जो है कि बैंक्स जो है कमज़ोर हो रहे हैं, वीकनेस दिखा रहे हैं, और कल को इनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ जा सकती है, और एनपीएस है वो बढ़ रहा है। इस तरह की बातें हैं, वो खास यूज़ करने लायक नहीं है। जो प्री के लिए 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफएसडीसी है जो ये क्या होती है, स्टेबिलिटी रिपोर्ट को कौन जारी करता है, किस फ्रीक्वेंसी पर जारी किया जाता है, और तीसरा ये है कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो होता क्या है। तो तीनों आंसर आपको देने हैं इस बारे में। और एक यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी देखिए बात आई है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि एक फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट बॉडी बनाई जाए। यहाँ पे नीचे देखिए फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट बॉडी बनाई जाए। ये क्या करेगी, ये डिफरेंट जो हमारे देश के रेगुलेटर्स हैं, जो कोई भी रेगुलेटर मान लीजिए आप, ट्राई मान लीजिए, सेबी मान लीजिए, सब रेगुलेटर्स तो हैं। तो ये क्या करेंगे, देखिए ये क्या करेंगी, ये सारे के सारे रेगुलेटर्स का जो डाटा है वो एक जगह समाहित करेगी और उनको एनालाइज करेगी। ये जो बॉडी है जिसको बनाने की बात हुई है, जिसका नाम है फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट बॉडी, इसका काम यही होगा। देखिए इसको बनाने का पहले भी प्रपोजल दिया गया था, तब आरबीआई ने मना किया था। आरबीआई ने कहा था कि हम डेटा को, बैंक्स का जो डेटा है वो नहीं शेयर करेंगे, इसके साथ में फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट बॉडी जिसको पहले गवर्नमेंट ने कहा था बना दीजिए। और अब क्या है, आरबीआई ने क्या रीजन दिया था, आरबीआई ने कहा था कि ये जो बॉडी आप बनाने की बात कर रहे हो स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्टैच्यूटरी बॉडी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए काफी देखिए लाभदायक होगा। इससे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी भी रहेगी, हमारा जो पूरा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है हमारे देश का। और इससे जो जैसे बैंक्स हैं, अब बैंक्स का डेटा आप लिंक कर लीजिए दूसरी कंपनीज के साथ में, बाकी कंपनीज और दूसरे जो आरबीआई है इनके साथ, अगर सभी रेगुलेटर्स का डेटा एक जगह पर रहेगा तो काफी फायदेमंद होगा इकोनॉमी के लिए। तो इसीलिए फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट बॉडी जो है वो बनाई जा रही है। अब बात है सिर्फ, अभी देखिए मैपिंग में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैपिंग में आपको पता होगा कल हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की थी। यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट डिस्कस किया था, एंडीज यहाँ पर ही है, अटाकामा डेजर्ट यहाँ पर है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स यहाँ पर हैं, गुइना हाईलैंड्स यहाँ पर हैं। तो एक तो देखिए ये है। अब 3-4 चीज़ें, 3 ग्रासलैंड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं इनको सवाना भी कहते हैं अफ्रीका के अंदर में, और कैंपोस कहते हैं ब्राजील के अंदर में, एग्जाम्पल्स हैं ये। और देखिए ये मेनली ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होगा 23.5 की जो लाइन होती है इक्वेटर से ऊपर, जैसे यहाँ पे देखिए ये अर्थ है, यहाँ पे बीच से इक्वेटर जा रहा है 0 पर, और ऊपर 23.5 है जो लाइन ऑफ कैंसर है, और नीचे जो लाइन है 23.5 उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों के बीच में जो ये ग्रासलैंड्स हैं इनको मेनली कहते हैं, ये ट्रॉपिकल जोन में जो होते हैं इनको कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। इनकी घास जो होती है वो 3-4 मीटर तक हाइट में होती है, और एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है इनको। और देखिए इसमें बड़े बड़े एनिमल्स मिलते हैं, जबकि इनकी घास की लंबाई ज़्यादा होती है, 3-4 फीट ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा है अफ्रीका के जो नेशनल पार्क्स होते हैं, जैसे स्वाना अफ्रीका के नेशनल पार्क्स, यहाँ ग्रेट गेम खेला जाता है। ग्रेट गेम का मतलब कि बड़े बड़े एनिमल्स हर टाइप के, जैसे जिराफ, हाथी, ये बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे मिलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं देखिए ये मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पहले कि जो परेरीज है नॉर्थ अमेरिका का, यूएस के अंदर और कनाडा के अंदर में है, पैम्पास है साउथ अमेरिका में जो अब हम ही डिस्कस करेंगे अभी, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वेल्स है साउथ अफ्रीका के अंदर में, स्टेपीज है यूरोप के अंदर में। तो नाम याद रखने, कई बार यूपीएससी पूछ लेती है। उसके बाद में देखिए ये ऊपर मिलते हैं मिड लैटिट्यूड यानी 45 डिग्री के आसपास ये मिलते हैं। और द ग्रास फाउंड इन द शॉर्ट एंड जूसी, देखिए जो यहाँ की घास होती है वो एक तरह से काफ़ी भूमि को उपजाऊ बना देती है, और इसीलिए यहाँ के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पे मेज़ और वीट की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। और जहाँ जहाँ ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं उनको ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है वर्ल्ड का। जैसे कि प्रेरीज का एग्जांपल लीजिए, प्रेरीज जो नॉर्थ अमेरिका में है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो यहाँ की है मेज और वीट बहुत ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे कौन से एनिमल्स मिलते हैं, वाइल्ड एस, एंटीलोप्स, और जो है हॉरस, कंगारूज, रेप्टाइल्स, ये सब मिलते हैं यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। तो अब देखते हैं यहाँ पे देखिए आज हम 3 डिस्कस करेंगे इसके अंदर में, कौन कौन से। एक तो लेनोज है, लेनोज तो है वेनेजुला के अंदर में, ये है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और उसके नीचे जो आते हैं देखिए ब्राज़ील, और जो इन यहाँ पे हैं ब्राज़ील, प्रागवे और थोड़ा थोड़ा उरुग्वे, अर्जेंटीना यहाँ पे फैले हुए हैं देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। तो इनका नाम है देखिए पैम्पास, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए पैम्पास नहीं, कैंपोज, सॉरी कैंपोज यहाँ पे है। एक सेकेंड, ये देखिए कैंपोज इन द ब्राज़ील, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। तो ये यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया ये पैम्पोज ना होके कैंपोज हैं। ये तो सारा मिट जाए भाई, ये रहा, ठीक है। तो ये है कैंपोज, ये 4 देशों में थोड़े थोड़े फैले हुए हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। तो इनकी घास लंबी होती है, घास बड़ी होगी तो देखिए इनमें वो सारे एनिमल्स बड़े होंगे, तो इसलिए लाइव स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा रीजन। तो ये 4 देशों में फैले हुए हैं, इनका नाम है कैंपोज। अब जो नीचे है देखिए 2 देश में फैले हुए हैं, अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में, तो इनका नाम तो है देखिए पैम्पाज।
पैम्पास, कैंपोस, सिमिलर से नेम है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, और मुझे तो खासकर काफ़ी कन्फ्यूजन इनमें हो जाती है। और यहाँ पे देखिए जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स थे वो थे, इनका एग्जांपल था कैंपोस, और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनका एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया नहीं हुआ लेकिन पैम्पास है। तो आपको ये याद रखने हैं, मेनली 3 ग्रासलैंड्स आपको याद रखने हैं। अफ्रीका में भी कौन से थे? साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स था, तो जब भी आगे आएंगे तो सवाना भी थे अफ्रीका के अंदर, हम डिस्कस कर लेंगे, और अफ्रीका का जब दोबारा से रिवाइज करेंगे तो देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होते हैं। बस जो आप डिफरेंस याद रखना, मेनली कौन कौन से डिफरेंस थे, किसी घास लंबी होती है, कहाँ बड़े एनिमल्स मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं यूपीएससी, और कौन से कहाँ मिलते हैं। ट्रॉपिकल जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, यानी 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैंसर, और नीचे 23.5 जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉन है उनके बीच में मिलते हैं, उनको कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे भी आप ब्लैंक मैप में देखना चाहे तो ये है जो वेनेजुला है, ये वेनेजुला ही है ना, हाँ साइड वाला वेनेजुला है। तो देखिए वेनेजुला में है जो यहाँ पे आपको मिलेंगे लानाज, और यहाँ पे मिलेंगे कैंपास, और नीचे मिलेंगे पैम्पास। कैंपास जो है वो 4 देशों में फैले हुए हैं। यूपीएससी देखिए इतना तो नहीं पूछेगी कौन कौन से 4 देशों में फैले हुए हैं, मेनली तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन से, ये तीनों के तीनों नाम याद होने चाहिए कि लानाज जो है, कैंपोस, पैम्पोस साउथ अमेरिका के अंदर में है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ज़्यादा से ज़्यादा वो यूँ पूछ सकते हैं कि नॉर्थ साउथ अमेरिका में कौन सा है और साउथ अमेरिका में कौन सा है, मतलब नॉर्थ के साउथ अमेरिका को जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ में कौन से हैं और साउथ में कौन से हैं। इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रॉपिकल है, कौन सा टेम्परेट है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आप हमने देख लिया कि कौन सा है, ये थोड़ा सा कोलंबिया में भी आता है। तो बस यही है, आगे देखते हैं, थोड़ा करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेते हैं। जून के करंट अफेयर हम कर रहे थे, और देखिए सबसे पहले जून का आज दिन है जो हमारा एनवायरमेंटल करंट अफेयर का है। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन काफ़ी कुछ जून के करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 हफ्ता और लगेगा, यानी 2 हफ्ते के अंदर में हमारा पूरा का पूरा 1 महीने का करंट अफेयर रिवाइज हो रहा है। तो देख लीजिए, इसी अगर स्पीड से चले तो हम बहुत जल्दी अभी जो करंट में चल रहा है उसी के नज़दीक आ जाएंगे। देखिए पिछले साल जून में क्या हुआ था, एक डिजास्टर प्लान आया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हमने डिक्लेयर किया था। किसके बेस पे? देखिए एक सिंडेई जो डिजास्टर प्लान आया था पूरे वर्ल्ड के लिए ये था। और देखिए ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सिंडेई फ्रेमवर्क आया था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, क्या ये यूएन का पार्ट है कि नहीं है, मतलब यूएन की ऑर्गन से ये आया है कि नहीं आया, तो इसका आंसर आप ही दोगे। सिंडेई जो सिटी है वो कौन से कंट्री में है, क्या ये जापान में है, साउथ कोरिया भी है, जहां भी है आप इसको जवाब देना है आपको। और देखिए हुआ क्या था इसमें, सिंडेई फ्रेमवर्क में क्या हुआ था, सिंडेई फ्रेमवर्क में 15 सालों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान जो बनाया गया था 2015 से लेकर 2030 तक। तो इसमें हुआ क्या था, इससे पहले जो था वो देखिए वो ह्योगो था। अब हमें ये तो याद रखने की जरूरत है नहीं, ह्योगो तो ये पास ही हो चुका है, यानी सिंडेई से जो पहले हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्लान था पूरे वर्ल्ड के लिए वो था ये ह्योगो, लेकिन अब ये बीत चुका है तो इसको जरूरत ही नहीं है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि यूएन का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा ये सिंडेई जो सिटी है वो कौन सी कंट्री के अंदर में है। अब इसके बेस पे हमने एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान घोषित किया है, और उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि जो यानी सिंडेई के जो एक फ्रेमवर्क था जो इस बॉडी ने बताया था, डिजास्टर मैनेजमेंट की बॉडी जो जिसका नाम आपको बताना है जो यूएन का पार्ट है कि नहीं है। अब देखिए कौन कौन से इसमें पॉइंट्स थे। हमने देखिए जो हमारा नेशनल डिजास्टर प्लान था उसमें बताया गया कि ये प्लान था 5 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, यानी टाइम टू टाइम इसमें मॉनिटरिंग की जाएगी, और ये शॉर्ट टर्म प्लान्स भी इसमें है। और दूसरा इसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पर फोकस किया गया कि कौन से इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होगा डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने में। और जो तीसरा पॉइंट है इसमें सभी तरह के जो बाकी इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट जैसे कि मीडिया और जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं इनको एक तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं। तो इस तरह की बातें हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में। तो पता लग गया आपको 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया। एक तो देखिए इसमें शॉर्ट टर्म के जो है अलग अलग टाइम के लिए प्लान है, 5 साल का प्लान, 10 साल का प्लान और 15 साल का प्लान। और एक जो सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर जो भी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने में, उनका रोल वो है डिसाइड किया गया। जैसे मीडिया को अगर कोई भी डिजास्टर होती है तो उनको क्या रोल निभाना है, उनके लिए गाइडलाइंस है कि आप जनता को डराओगे नहीं, एक तरह से आपको अवेयरनेस फैलानी है कि डिजास्टर से कैसा बचा जाए। और एक दूसरा जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है उस पर भी फोकस किया गया कि किस तरह से जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है उनको क्या क्या रोल निभाना है। तो अगला हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड, खाली पेज यहाँ पे सॉरी। तो अब देखिए आगे कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक देखिए एक शैलेश नायक कमेटी रिपोर्ट आई थी। ये कमेटी तो देखिए पहले ही घोषित की जा चुकी थी, शैलेश नायक, लेकिन जून में ये इसकी रिपोर्ट सुर्खियों में आई थी। क्यों? क्योंकि आरटीआई के तहत में इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ था। तो ये पहली तो बात यह है कि शैलेश नायक कमेटी थी किस पे। ये शैलेश नायक की जो कमेटी थी देखिए कोस्टल रेगुलेशन जोन पर थी।
आपको ये याद रखना है कि अगर वो यूपीएससी देता है कि शैलेश नायक कमेटी किस लिए आई थी, तो आपको याद रखना है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए थी। देखिए हमारे गवर्नमेंट ने और एक इन्वायरमेंटल जो एक्ट में आते हैं कि जो कोस्टल रेगुलेशन के लिए रूल्स हैं अलग से, कि जो हमारी जो कोस्ट है पेनिनसुला इंडिया में और गुजरात में भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे देखिए जो ये पूरा का पूरा रीजन है, इसको कोस्ट से रिलेटेड सटा हुआ जो रीजन है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अगर डेवलपमेंट होनी चाहिए तो किस तरह की बिल्डिंग्स वहाँ पर कोस्ट के किनारे समुद्र के किनारे बनाना वो है कानून के मुताबिक आप बना सकते हैं, इस तरह की बातें थी। देखिए अब जो शैलेश नायक की कमेटी की रिपोर्ट थी, इन्होंने कहा था कि कोस्टल रेगुलेशन जोन के कारण में जो कोस्ट के नजदीक समुद्र के किनारे में जो डेवलपमेंट है वो काफी प्रभावित हुई है। एक तरह से आप वहां पे बिल्डिंग्स नहीं बना सकते और काफी सारी ऐसी चीजें आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते। उसका रीजन उन्होंने बताया था कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं उसके रूल्स हैं, यही इन्होंने रीजन बताया था। अब देखते हैं, देखिए एक दूसरा इसके बाद में एक इशू था जून 2016 में पॉपुलर ट्रीज का। पॉपुलर ट्रीज देखिए पहले जो तक कश्मीर में थे, जो कश्मीर में काफी जो ट्रीज फेमस थे वो पाइन ट्रीज थे। अब ये ट्रीज काफी काम के थे, लेकिन एक तरह से इनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था, काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इनका स्टार्ट हो गया था, तो काफी मात्रा में पॉपुलर ट्रीज उगाए गए थे कश्मीर के अंदर में। पॉपुलर ट्रीज उगाए गए थे जिनका काफ़ी यूज़ भी था। आपको पता होगा कि पॉपुलर से काफ़ी वो बैट वगैरह भी बनाते हैं, और काफ़ी देखिए जो फ्रूट्स की पेटी होती हैं, फ्रूट्स की पेटी में जो फ्रूट्स पैक होते हैं यानी लकड़ी की जो होती हैं वो पॉपुलर ट्री से बनाई जाती है। तो पॉपुलर ट्री का काफ़ी यूज़ था, बढ़ गया था एक तरह से। जो वहाँ की एग्रो फॉरेस्ट्री यानी जो फ्रूट की इंडस्ट्री है वहाँ पे, वो भी काफ़ी डेवलप हुई थी पॉपुलर ट्रीज के कारण में, जो पाइन ट्रीज के बाद उगाए गए थे, क्योंकि पाइन ट्रीज का टिम्बर के लिए यूज़ करते थे। अब एक और बात निकल कर सामने आई है कि जो पॉपुलर ट्री से एक तरह से वहाँ पे डीज फैल रहे हैं, एक तरह से कॉटन का कुछ कॉटन तरह का कुछ मटेरियल निकलता है इन ट्रीज से, और जिससे कि वहाँ की जनता को नुकसान पहुंचता है, उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक है पॉपुलर ट्रीज। इस तरह की बात निकल कर सामने आई है, और हाईकोर्ट ने इस जवाब तलब किया है कि क्या इन ट्रीज को उगाने देना चाहिए कि नहीं उगाने देना चाहिए। तो अब बस आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि कौन सी डीज पर अभी जो इशू था वो पॉपुलर ट्री का, यानी उससे किस तरह का रोग होता है, कॉटन से रिलेटेड कुछ तरह के इससे धागे धुगे से निकलते हैं, इस तरह का कोई रोग होता है यहाँ से। और दूसरा देखिए अब इसके बाद में एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है कार्ब फिक्स जो प्रोजेक्ट है। कार्ब फिक्स क्या प्रोजेक्ट है? इसमें देखिए CO2 को कैप्चर करने के लिए आपको पहले नाम बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कार्ब फिक्स। देखिए ये एक तरह का प्रोजेक्ट है, ये CO2 को कैप्चर करने के लिए है। आइसलैंड में ये स्टार्ट किया गया था, और इसमें क्या होगा, इसमें देखिए CO2 को रिएक्ट कराया जाएगा ब्लास्टिक रॉक्स के साथ में, यानी इंजेक्ट किया जाएगा इसको रॉक्स के अंदर में, फिर ये रिएक्ट करेगी मैग्नीशियम, आयरन, इन सब चीज़ों से। तो रिएक्ट करके एक तरह से वहाँ पे परमानेंट रह जाएगी, कोई भी वहाँ पे इनके जो बाय प्रोडक्ट्स है वो नहीं निकलेंगे, और वो नीचे जहाँ इसको रॉक्स के अंदर में इंजेक्ट करेंगे तो वहीं कैप्चर हो जाएगी। तो इस तरह को हमारे देखिए CO2 जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, और जो क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह से जो CO2 को कैप्चर करना एक तरह से एक सोल्यूशन हो सकता है। तो डेफिनेटली यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन को पूछ सकती है कि द कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट वाज रिसेंट इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कार्ब फिक्स जो प्रोजेक्ट है वो है क्या। उसके बाद में देखिए एक और जो इशू सुर्खियों में था वो था एक रिन्यूएबल एनर्जी की हाइब्रिड पॉलिसी थी, यानी सोलर प्लस में विंड की हाइब्रिड पॉलिसी। होता क्या है, देखिए होता ये है कि दिन में जो होता है वो सोलर एनर्जी काफ़ी काम होती है, और काफ़ी लैंड ये यूज़ करती है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी या तो इन्हें छत पर लगाएं, अगर छत पर नहीं लगाएं तो नदी किनारे इनको लगाएं, या फिर ऐसे लैंड पर इनको लगाएं जहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकी और काफ़ी हमारा लैंड भी जो है वो वेस्ट ना हो। तो ऊपर से देखिए विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी भी ये भी काफ़ी लैंड यूज़ करती है। तो एक तरह से एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी आई कि इन दोनों का यूज कर दिया जा चुके, एक ही लैंड पर दोनों की दोनों चीज़ें हों, यानी एक ही जगह पर सोलर पैनल्स भी लगे हों और जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के जो उपकरण हैं वो भी लगे हों। और इसका फायदा ये होगा, देखिए लैंड भी यूज हो जाएगा, टाइमिंग भी यूज हो जाएगी। अब देखिए दिन में तो सोलर एनर्जी काफ़ी यूज हो सकती है जब सूर्य होता है, और रात को देखिए जब सूर्य नहीं होता तब ये जो विंड कि जो ये मशीन्स होती हैं और ये सारी चलने लगेंगी, तो इससे पूरा का पूरा 24 घंटे यूज हो जाएंगे। दिन में चलेंगे सोलर पैनल्स और रात को चलेंगे जो ये विंड वाले हैं। तो एक तो ये फायदा होगा। एक इसका फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें करी हैं कि कैप्टिव यूज के लिए इसे यूज कर सकते हैं। कैप्टिव यूज मतलब देखिए कुछ फैक्ट्रीज हैं, मान लीजिए कुछ फैक्ट्रीज हैं, वो चाहती हैं कि हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करें इस ड्राफ्ट पॉलिसी से, यानी जो भी है हाइब्रिड पॉलिसी जो है, वो हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे किसी को देना नहीं चाहते। तो कैप्टिव यूज वो होता है कि कोई इंडस्ट्री अपने यूज के लिए ही एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो इस यूज को कहते हैं कैप्टिव यूज। हम किसे दे नहीं रहे हैं, ना तो हम इस जो एनर्जी हम अपने आप से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना तो वो ग्रिड को देंगे, ना हम किसी थर्ड पार्टी को देंगे, उस चीज़ को कहते हैं कैप्टिव यूज। हालांकि देखिए इस पॉलिसी में सभी तरह के प्रावधान है, मर्जी है, चाहे वो कैप्टिव यूज के लिए यूज करें या फिर ग्रिड को दे दें, या फिर तीसरा है थर्ड पार्टी को भी दे दें।
यानी प्रोड्यूस कोई और कर रहा है। देखिए अब मान लीजिए अगर प्रोड्यूस कर रहा है इसे मरुनाल और वो देना चाहता है किसी और को, मान लीजिए रोमन सैनी को, तो वो थर्ड पार्टी को भी दे सकता है। अगर मरुनाल चाहे कि मैं खुद से इसे यूज करना चाहता हूं तो मरुनाल अपने आप उसे यूज करेगा, उस यूज को कहेंगे कैप्टिव यूज। अगर मरुनाल इसे ना तो रोमन सैनी को यानी थर्ड पार्टी को देना चाहता है, ना ही खुद यूज करना चाहता है, तो ये सरकार को बेच देगा, यानी ग्रिड को बेच देगा। तो इस चीज को होगा ग्रिड कनेक्टिविटी, यानी ग्रिड को बेच देना है। तो सरकार इसमें देखिए जो ये ड्राफ्ट पॉलिसी है जो हाइब्रिड यूज के लिए सोलर प्लस में विंड, इसमें इंसेंटिव्स देगी कि हम आपको इतना इंसेंटिव्स देंगे, अगर बेचना चाहते हो तो टैक्स फ्री होगी, इस तरह की सारी चीजें हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस में भी लिख सकते हैं, मेंस में, और इस तरह का आ भी सकता है कि जो हाइब्रिड रिन्यूएबल पॉलिसी थी वो कौन कौन सी दो एनर्जी के लिए थी, सोलर के लिए, विंड के लिए, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। यूके की देखिए इस जो इंटरनेशनल जो कद है, स्टेटस है, वो भी काफ़ी कम हुआ इसकी वजह से। और अब देखना है ये बाकी है कि जो मई है, अभी इनके प्राइम मिनिस्टर है यूके की, इन्होंने कहा कि अगले साल मार्च में हम जो फॉर्मल प्रोसेस है यूरोपियन यूनियन से अलग होने का वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद में भी एक तरह से जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है यूरोपियन यूनियन का, वो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा फ्रेजाइल होगा, कमज़ोर होगा, इस तरह की बातें हैं। और एक नीचे जो न्यूज़ है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये चाइना के इंटरनल के बारे में न्यूज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना और पाकिस्तान किस तरह से साथ आ रहे हैं, इंडिया के लिए किस तरह से खतरा है, ये काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे नीचे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकती है, देखिए रशिया और ईरान वो तालिबान के करीब आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरेस्ट के लिए खतरा है। क्योंकि देखिए हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो तो तालिबान, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वहाँ पे उनके साथ में अशरफ गनी या फिर हामिद करजई जो भी हों, लेकिन अगर रशिया और ईरान तालिबान के नज़दीक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी है, और यूएस के लिए भी खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे इंटरेस्ट तो यही है ना कि तालिबान में स्टेबिलिटी रहे और डेमोक्रेसी रहे। क्योंकि जब भी तालिबान आता है वहाँ अफगानिस्तान के अंदर में तो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। इवन पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान सत्ता में आए अफगानिस्तान के अंदर में। तो रशिया और ईरान इनको सपोर्ट करने लगे हैं, और कुछ सेक्शंस में तो ऐसी भी बातें आई हैं कि रशिया ने इनको हथियार भी दिए हैं। तो अगर रशिया इनको हथियार देने लगा तो देखिए वह दूर नहीं कि तालिबान अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग करेगा और वहाँ पर सत्ता कैप्चर करने में कुछ टाइम के बाद में बहुत पुरजोर कोशिश करेगा। तो यह तो अच्छी बात नहीं है डेफिनेटली। और उसके अलावा देखिए जो ईरान है 2001 से पहले, देखिए 2001 से पहले तो ईरान जो था तालिबान के विरुद्ध था। क्यों विरुद्ध था? क्योंकि देखिए जो ईरान है वो तो एक शिया कंट्री है और तालिबान जो है सुन्नी इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज यानी 30 दिसंबर 2016 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रंट पेज पे कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आंध्र प्रदेश का जो पहला डिजिटल विलेज घोषित हुआ है उसका नाम है मोरी। तो यूपीएससी पहले डिजिटल विलेज के बारे में पूछेगी, इसकी आंध्र प्रदेश के पहले डिजिटल विलेज के बारे में पूछेगी, इसकी संभावना तो ना के बराबर है। लेकिन हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला डिजिटल विलेज कौन सा है। जब भी देखिए यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछती है कि पहला इंडिया का ऐसा कौन सा विलेज है जिसमें पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन को यूज किया गया है, इस तरह से हमें पता होना चाहिए। तो आपको इसका आंसर देना है कि पहला ओपन डेफिकेशन विलेज कौन सा है और पहला डिजिटल विलेज कौन सा है। दो आंसर आपको देने हैं इसके। यहाँ पे ये न्यूज़ है। अगर ये गुजरात का है डिजिटल विलेज तो गुजरात के अंदर जो विलेज है उसका नाम क्या है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आर्बिट्रेशन का, इस पेज पे देखिए यहाँ पर। और इससे पहले आर्बिट्रेशन से पहले इसका भी थोड़ी सी न्यूज़ है। जो इसके हेड हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, यहाँ पे देखिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, इनको अपॉइंट किया गया है। और मिस्टर लांबा जो नेवल जो सर्विसेज है इनके चीफ हैं, उनको अपॉइंट किया गया है सर्विसेज के आधार पर। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं होती क्या है ये। देखिए जो ये इनका काम क्या होता है, ये जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है ये एडवाइस करती है डिफेंस मिनिस्टर को। कंपोजिशन क्या, कौन कौन इसके अंदर में आते हैं। तीनों सर्विसेज के चीफ जैसे कि एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ, तीनों जो चीफ हैं हमारे आर्म फोर्सेज के वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और जो हमारे देखिए चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ अगर ये हैं, तो अगर इनका पद है मतलब सरकार ने अपॉइंटमेंट कर रखी है इस पद पर, तो ये भी होते हैं। और 5वें नंबर पर देखिए अगर साइंटिफिक एडवाइजर जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, अगर इनको इनवाइट किया जाए तो ये भी इस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में शामिल होते हैं। तो अब इनका हेड कौन होता है। देखिए जो 3 साल सुलझाने की बात हुई है, कुछ खास नहीं, इस तरह की बातें डेली चलती रहती हैं। सीरिया में एक ट्रूस हुआ है, हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था कि 3 देश एक साथ आए हैं, ईरान, टर्की और रशिया। वैसे इस न्यूज़ में 2 ही देशों का नाम दे रखा है, रशिया और टर्की ने एक ट्रूस डील साइन करी है कि वहाँ पे हो रहे देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वहाँ पर उसको रोका जाए और काफ़ी लोगों की वो जाने जाइए। यानी देखिए सीरियन की फोर्सेज ने कहा कि ठीक है हम सीज फायर के लिए तैयार है, और वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं जो टर्की के इन्फ्लुएंस है उन्होंने भी कहा है कि देखिए हम हथियार एक बार से मतलब थोड़ा रुकने के लिए तैयार है, हथियार वो नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से एक ट्रूस साइन हुआ है।
तो कई बार ये पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वैसे तो देखिए ट्रूस पता नहीं लंबे टाइम तक चलेगा नहीं चलेगा, जब तक कि हमारा प्रीलिम होगा उसके बीच में तो काफ़ी सारी चीज़ें सीरिया में और भी हो जाएंगी, लेकिन अगर ये लंबे समय तक मेंटेन रहता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सीरिया में ट्रूस साइन हुआ है वो कौन कौन से देशों के बीच में साइन हुआ है। तो हमें याद रखना है रशिया और तुर्की के बीच में साइन हुआ है। दूसरा देखिए एक यहाँ पे न्यूज़ है, वैसे तो ये यूके का इंटरनल मैटर है तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हम देख लेते हैं। यूके में ये 2016 का साल था, एक तरह से टर्मोइल भरा रहा। काफ़ी सारी चीज़ें यूके के अंदर में हुई इस साल से। जो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट हो गई, एक वाटर साइड मूवमेंट थी एक पूरे के, जिसकी जो देखिए जो रिपरकशंस है काफ़ी आने वाले सालों तक झेले जाएंगे और देखे जाएंगे इसके रिपरकशंस, जो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ है। और एक तरह से डिवाइड देखने को मिला यहाँ पे ओल्डर जनरेशन के बीच में और यंगर जनरेशन के बीच में भी। ओल्डर जनरेशन थी काफ़ी कंजर्वेटिव थी, वो कहते कि हमें अलग नहीं होना चाहिए यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन ने पूरे यूरोप में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है। लेकिन यंगर जनरेशन थे, उनका मानना ये था कि हमारी जॉब से हमें वंचित रखा जा रहा है, हमें जो सिक्योरिटी है वो भी खतरे में है, इसके कारण में जो हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, इस तरह की बातें थी। दूसरा चीज होती है यहाँ पे, ये आर्मी है, ये नेवल चीफ है, ये एयरफोर्स है। इन तीनों चीफ में से जिसकी सीनियरिटी सबसे ज्यादा होती है वो ऑटोमेटिक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पद पर कायम हो जाते हैं, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कौन होता है, किस बेस पे इनको अपॉइंट किया जाता है, तो याद रखिएगा तीनों सर्विसेज में जो सबसे सीनियर होते हैं उनको ऑटोमेटिक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पद पर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब एक और न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है। आर्बिट्रेशन होता क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन देखिए एक तरह का ये एडीआर फॉर्म है, एडीआर मैकेनिज्म है। एडीआर मैकेनिज्म क्या होता है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन होता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कोई केस को सुलझाने के लिए जो भी पार्टीज होती है वो कोर्ट ना जाकर कोर्ट से बाहर मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट, द पार्टीज टू ए डिस्प्यूट रेफर टू द आर्बिट्रेशन। जो लोग देखिए कोर्ट से बाहर अपने जो इशू को सुलझाना चाहते हैं तो वो आर्बिट्रेशन की तरफ जाते हैं, और ये आर्बिट्रेशन हब होता है, वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है। और बाद में देखिए उनको जो आर्बिट्रेटर का जो फैसला होता है उसको मानना पड़ता है। आपने देखा, आपको याद होगा, हमने 3-4 पहले ऑलमोस्ट एक वीक पहले एक न्यूज़ डिस्कस करी थी कि जो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है बेंगलोर की, वो क्या करेगी, अब जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से जो इश्यूज आते हैं कस्टमर्स को, उनको सुलझाने के लिए आर्बिट्रेटर है उसको अपॉइंट करेगी जब भी जरूरत करेगी, जब भी कस्टमर्स कहेंगे कि हमें एक आर्बिट्रेटर की जरूरत है। इस तरह की बात है। यहाँ पे देखिए अब सरकार ने जो अब क्या किया है, ये तो हमने देखा कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। अब सरकार ने देखिए इंडिया को एक आर्बिट्रेशन का जो हब है उसको बनाने के लिए एक BN श्री कृष्णा पैनल को अपॉइंट किया। तो ये तो नाम, पहले तो आप नाम याद रखिए, BN श्री कृष्णा पैनल। अब देखिए थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, हमारी कंपनीज बाहर जाती हैं। देखिए अब जैसे हमारी कोई कंपनी है, टाटा मान लीजिए, टाटा बाहर जाती है। टाटा और वोडाफोन का इशू था, टाटा और वोडाफोन नहीं, टाटा और जो था डोकोमो, टाटा और डोकोमो का इशू था, ये एक जॉइंट वेंचर था। लेकिन थोड़े टाइम पहले इन दोनों ने अलग अलग होने की घोषणा करी। टाटा ने कहा हम अलग से बिजनेस करेंगे, डोकोमो ने कहा हम अलग से करेंगे, तो इनका जॉइंट वेंचर था वो अलग अलग हो गया। तो किसी इशू को लेकर इनका विवाद हो गया। तो टाटा और डोकोमो ने सोचा कि देखिए कोर्ट में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आर्बिट्रेशन के तहत मामला सुलझाते हैं। तो एक आर्बिट्रेशन के तहत इन्होंने मामला सुलझाने की कोशिश करी, जिसमें कहा गया आर्बिट्रेटर ने जो अपना वर्डिक्ट दिया उसके अंदर टाटा को बहुत सारे पैसे देने पड़े, डोकोमो को पता नहीं अभी दिए हैं कि नहीं दिए हैं, लेकिन इस तरह का इशू था। अब जो हमारी गवर्नमेंट में इस तरह की जो कई सेक्शंस ऐसे हैं, या फिर सिविल सोसाइटी में कई सेक्शंस ऐसे हैं कि जो बाहर के आर्बिट्रेटर होते हैं, जैसे कि सिंगापुर और हांगकांग, इन यहाँ के आर्बिट्रेटर होते हैं, ये हमारी कंपनीज के प्रति एक तरह से एडवर्स रवैया अपनाते हैं। तो हमें जरूरत है कि हमारे देश के अंदर में भी एक इंटरनेशनल लेवल के आर्बिट्रेटर होने चाहिए। और हमारा जो देश है, जैसे कि एक गिफ्ट सिटी है, पहली स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई है गिफ्ट सिटी, जिसका नाम है गुजरात के अंदर में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि गिफ्ट सिटी जो है गुजरात के अंदर में, यहाँ भी हम बनाएंगे एक जबरदस्त जो आर्बिट्रेशन हब है, ताकि बाहर की कंपनीज और इवन हमारी कंपनीज को भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोर्ट से बाहर वो मामला सुलझाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी एक इंटरनेशनल लेवल के आर्बिट्रेटर होने चाहिए, आर्बिट्रेशन हब होना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, वो मेंस के लिए है, कोई खास है नहीं। यहाँ पे देखिए नवाज शरीफ और यहाँ के पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, वहाँ के कुछ सेक्शंस की तरफ से आवाज़ उठाई है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इस तरह से दोबारा से जो काफ़ी डिफरेंसेस हैं उसको